जापान को किस तरह से खरी खरी सुनाने की कोशिश चीन ने की है, लेकिन उसे लगा था कि जापान भले ही G7 को ऑर्गेनाइज कर रहा हो वो जवाब नहीं देगा। तुरंत पलटवार हुआ है कि स्वाभाविक बातें हैं, इस पर आपको इतना ज्यादा आपत्ति दर्ज नहीं करानी चाहिए। अब आप ये समझिए कि जो दुश्मनी वाले देश है चीन के, वो भी अब रुक नहीं रहे हैं, वो पूरा मौका ये समझ रहे हैं कि ये लोहा गर्म है और इसी पर अभी चोट करेंगे तो बिल्कुल सही निशाना फिट होगा। और ऐसे में चीन के लिए अब जापान क्या, अब हो सकता है आने वाले वक्त में ताइवान भी अग्रेसिव हो, वियतनाम भी अग्रेसिव हो, सोलोमन आइलैंड जहां पर उसके कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहां से भी इस तरह के जवाब सुनने को मिले। बिल्कुल, देखिए बात साफ है कि चीन की जो एक्सपेंशनिस्ट नीति है या रिविजनिस्ट नीति है, उससे जितने भी पड़ोसी राष्ट्र, चाहे वो ईस्ट चाइना सी में या साउथ चाइना सी में, जो भी आपने वियतनाम की बात की, फिलीपींस की बात की, जापान की साउथ कोरिया की, ये सब कंट्रीज़ इनकी जो नीति है रिविजनिस्ट और एक्सपेंशनिस्ट उससे आतायित है। उसमें एक और बड़ी बात है कि जो चाइना का मिडिल किंगडम थ्योरी है, और उस मिडिल किंगडम थ्योरी में सबसे बड़ा है कि वो बॉस बन के बाकी ये जो आइलैंड स्टेट्स हैं या अड़ोस जो आसपास के जो साउथ चाइना सी से लगे हुए उन पे अपना प्रभुत्व बनाकर रखना चाहता है। अब क्या हुआ है कि पिछले जो अभी G7 से और भारत का क्वाड ज्वाइन करना और ये क्वाड का निर्माण होना, दो तीन बातें साफ है कि देखो चीन के साथ एंगेजमेंट तो रखना चाहते हैं, लेकिन एंगेजमेंट उस एक्सटेंट तक रखना चाहते हैं कि जो चीन का एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है उसको स्टेटस को तक रखा जाए, वो ऐसे ही रहे, आगे ना बढ़े। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो अभी डेवलपमेंट हुआ है, दो बातों पे हो रहा है। पहला कि बैलेंस ऑफ पावर, कि अब हम ऐसा एक अलायंस क्रिएट कर रहे हैं कि छोटे कंट्रीज़ के साथ में और बड़ी जो पावर है एशियन पावर और जो ग्लोबल पावर उनके साथ में, कि आपको बैलेंस करेंगे और साथ ही साथ आपको मिलिट्रीली कंटेन भी करेंगे। तो एक कंटेनमेंट पॉलिसी भी इन कंट्रीज़ का चाइना को कंटेन करने के लिए चला जा रहा है। देखिए, मान के चलिए जो चाइना का लगभग 80 से 85% जो ट्रेड होता है वो इंडियन ओशन से होते हुए साउथ चाइना सी की तरफ और खासकर मलक्का जो स्टेट है उससे होता है, और उसमें भारत की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। बिकॉज भारत का जो हमारा अंडमान निकोबार जो क्षेत्र है, जिसको हम मिलिट्री बेस, एक मजबूत मिलिट्री बेस, वो चीन के लिए एक बहुत बड़ा एक कंटेनमेंट क्रिएट कर दिया गया। तो ये सब सर, आपने एक इंपॉर्टेंट बात कही है और इसी पर कैप्टन आलोक से मैं रेफरेंस चाहती हूँ। कैप्टन आलोक, बहुत सारे व्यूवर्स ये भी इस वक्त सोच रहे होंगे कि ये छोटे छोटे आइलैंड है, यहाँ पर पॉपुलैरिटी मिल रही है तो क्या हो गया, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर कम नेता जाते हैं तो जोरदार स्वागत मिलता है। एक परसेप्शन ऐसे भी लोगों का होगा, ऐसे भी कंट्रीज का होगा, उनको आप क्या जवाब देंगे? देखिए, पहली चीज तो यह है कि जब हम संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मंच की बात करते हैं तो चाहे छोटा राष्ट्र हो या बड़ा राष्ट्र हो, उसका वोट तो एक ही होता है। जैसे संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली हो गई, उसमें भी वोट आपका है। दूसरा, जैसे मैंने कहा, ये दक्षिण प्रशांत सागर एक बहुत विशाल क्षेत्र है, समुद्री क्षेत्र है, जिसमें बड़े छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, पर इनकी जो समुद्री सीमाएं हैं, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स हैं, वो मिलियंस ऑफ नॉटिकल माइल्स में है। तो एक बहुत बड़ी समुद्री सीमाएं हैं इनके अंदर काफी रिसोर्सेज हैं, फिशिंग रिसोर्सेज, और काफी इनमें से कई आइलैंड्स हैं जिनमें फॉस्फेट्स वगैरह काफी निकलते हैं। जैसे नौरू एक जमाने में दुनिया का सबसे समृद्ध राष्ट्र माना जाता था पर कैपिटा इनकम के ऊपर। तो ये छोटे राष्ट्र अवश्य है पर महत्वपूर्ण है, और इसीलिए इनके साथ एंगेजमेंट बहुत आवश्यक है, क्योंकि पहले दुनिया के अधिकांश राष्ट्रों ने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया था। भारत 2014 से इनकी तरफ ध्यान दे रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि हम ऐसे छोटे राष्ट्रों के साथ एंगेज कर रहे हैं और इनके साथ अपने संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इनको दिखला रहे हैं कि जो अभी तक जो इनके एग्जिस्टिंग एलाइज थे उनकी तुलना में हम एक ज्यादा विश्वस्त और भरोसेमंद साथी हो सकते हैं।